जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का आईसीएससी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेसिकली क्या है कि सेल डिवीजन को समझने के लिए मैं आपको पहले सेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया, एक बेसिक आइडिया दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो सेल आपने पढ़ा है कि ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल ऐसा कुछ सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो है कुछ ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। और ये जो है थोड़ा डबल लेयर होता है। ये ऐसा क्या होता है, ये डबल लेयर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस को आप लोगों ने ये देखा होगा कि इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे। ये ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि क्या होता है कि सेल जो है उस समय समय पर क्या करता है, डिवाइड करता है। सेल जो है जब जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिज्म को, तो उसका सेल जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से कि सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, कितने टाइप का होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। बेसिकली आप पहले ये समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्रोमैटिन। जिसको आप बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो होता क्या है ना कि आप जब देखने चलेंगे क्रोमैटिन को, तो आपको इतना आसानी से दिखेगा नहीं। यहाँ क्या दिखेगा, पहले आप इसको बना लीजिए तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर क्या दिखेगा। आप फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखेगा, सिर्फ डार्कली स्टेन्ड रीजन ऐसे दिखाई देगा। आप पता नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कोई थ्रेड है कि नहीं। ठीक है, ऐसा आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा। तो आप अब पूछेंगे ना कि कैसे फिर पता चला कि अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द chromatin condense coils and super condensed to form chromosomes। ठीक है, बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोमोसोम्स जो है कुछ ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो होता क्या है ना कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अमीबा जब डिवाइड करता है, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, इसको डिवाइड करना है, तो ये कैसे डिवाइड करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये देखो ऐसा होता है, इसका न्यूक्लियस भी साथ में डिवाइड करता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक फरो बन गया, क्लीवेज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, दो सेल्स बन जाएंगे अमीबा के, जिसके अंदर अपने अपने न्यूक्लियस होंगे। बात क्लियर हुई। तो
इस प्रकार से सेल जो है डिवाइड करता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फाइनली पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है, और क्रोमैटिन मटेरियल उधर भी बिखरा, इधर भी बिखरा, हर जगह बिखरा हुआ है। ठीक है, और क्रोमैटिन मटेरियल को जब दो सेल्स में इक्वली डिवाइड करना हो तो क्या करना होता है कि क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ये कंडेंस होता है, कॉइल होता है, और सुपर कंडेंस होता है, मतलब हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज नोन एज क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोसोम्स। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डेफिनेशन, हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड, ये मैं इरेज कर रहा हूँ अमीबा वाला, ये तो मैंने केवल दिखाया है कि सेल डिवाइड कैसे करता है। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाईली कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ गए बात। तो क्रोमोसोम को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स को आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइज। कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्रोमोसोम को कलर्ड कर देते हैं, उनको हम डाइज बोलते हैं। तो उनके हेल्प से आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। अब देखो, कोई भी फिनोमिना हो रही है, कोई भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल फिनोमिना जब आपके सामने आपको दिख रही होती है तो आप केवल उसको सिर्फ देखिए मत। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए कि ये हो क्यों रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल में ऐसा है क्या, है ना। आपको पूछना चाहिए कि ये क्रोमैटिन मटेरियल में ऐसा है क्या कि इसको सेल को डिवाइड करना है तो इक्वली पार्ट में बांटना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ऐसा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए, इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आप क्योंकि नोट करते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा सारा कुछ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की। देखो, क्रोमोसोम को सबसे पहले एनिमल सेल में स्टडी किया था, एनिमल सेल में स्टडी किया था वॉल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज की चीज़ है। ठीक है, वॉल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स को सबसे पहले एनिमल सेल्स में डिस्कवर किया था। ठीक है, कैसे किया था, एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन, उसका नाम है सैलमेंडर। इसके लार्वे में इन्होंने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि सेल्स आर डिवाइडिंग रैपिडली। ही ऑब्जर्व दैट cells are dividing rapidly, बहुत ही तेजी से वहां पर सेल डिवीजन चल रहा था। इन्होंने इस फिनोमिना का नाम क्या रख दिया, इन्होंने इस फिनोमिना का नाम रख दिया माइटोसिस। इन्होंने फिनोमिना का नाम रख दिया माइटोसिस। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है। ठीक, ये अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा। सेल डिवीजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस।
मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मियोसिस। तो माइटोसिस मियोसिस काफ़ी ज़्यादा फर्क है। इन्होंने वॉल्टर फ्लेमिंग ने एम्फीबियन यानी कि सैलमेंडर के लार्वा में सेल डिवीजन को स्टडी किया और उसका नाम रख दिया माइटोसिस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ये बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। माइटोसिस हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए रेस कर रहे हैं। बहुत ही नए नए टर्म्स आ रहे होंगे, आप लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा यहीं पर बहुत अच्छे से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है, ये न्यूक्लियस था, मैं सेल नहीं बना रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ठीक है, एनलार्ज्ड, ये न्यूक्लियस था आपका। सोचो ना कि तुम बचपन में न्यूक्लियस को क्यों बोलते थे, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कुछ ना कुछ तो खास है उसके अंदर, अभी आपको पता चलेगा क्या खास है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ये बताया, होते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने बनाया भी था तो शायद मैं बोलना भूल गया। यहाँ कुछ बीडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आपको लगेगा कि मोती की माला रखी हुई है जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमैटिन होता है। ये आपको जो भी दिख रहा है इसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, दो चीजें दिख रही होंगी, एक थ्रेड दिख रहा है और एक बीड दिख रही है। ठीक है, एक थ्रेड है और एक है बीड। ठीक है, ये थ्रेड जो है ना भाई, इसको बोलते हैं डीएनए। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, डीएनए का तो बहुत नाम सुना है ना। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। डीएनए इतना लंबा है कि अगर आपके सारे डीएनए को, आपके बॉडी के सारे डीएनए को अगर खोल करके लगा दिया जाए ना, तो आप अर्थ से मून, मून से अर्थ बार बार आ जा पाएंगे, इतना लंबा है। तो इमेजिन करिए कि ये डीएनए किस तरीके से इस छोटे से क्रोमोसोम, जिसकी साइज माइक्रॉन्स में है, ठीक है, इस छोटे से क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड हुई है। ठीक है, तो ये डीएनए जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहा है वो डीएनए है, और जो बीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज अ प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन। अब भाई यहाँ प्रोटीन का क्या काम, प्रोटीन का यहाँ क्या काम हो सकता है? तो प्रोटीन का फंक्शन ये है, हेल्प्स इन पैकेजिंग of DNA inside nucleus। आपको नीचे का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि ये डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इस प्रोटीन का नाम जो है, बहुत ही अच्छा सा नाम है इस प्रोटीन का, इसका नाम है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आप इतना नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए इसको। हो गया? चलिए देखिए, डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में 40% प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है ये 40% प्रेजेंट होता है, बचा कुचा 60% जो होता है ये हिस्टोन। बात समझ में आई? अब इसकी पैकेजिंग होती कैसे, इस बात का बहुत डाउट है ना। देखो, हिस्टोन की 8 मॉलिक्यूल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आगे हैं, 4 पीछे होते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे
ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। ये ऐसा होता है, एक पीछे इसके होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, ये बैक पोर्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, ये क्या है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, ठीक है। अब ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टामर, ऑक्टामर, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन है ना, तो हिस्टोन का ऑक्टामर, 8 हिस्टोन मिलके बने हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अभी आप इसको नोट करिए, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉइलिंग कैसे होती है इसकी, कैसे ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और इन दोनों का एक टेक्निकल नेम भी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डीएनए और हिस्टोन को साथ में एक टेक्निकल टर्म है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका टेक्निकल टर्म है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोसोम या डिफाइन न्यूक्लियोसोम, तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है आपको? तो आप पहले इतना नोट करिए, तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से अच्छे से बताऊं कि कैसे डीएनए जो है प्रोटीन की मदद से पैक्ड होता है। हो गया नोट, मिटा दें, चलिए। देखो, ये था हिस्टोन का ऑक्टामर, ठीक है, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। अब क्या होगा कि यहाँ से डीएनए आएगा, डीएनए आएगा, एक टर्न मारेगा, फिर एक और हिस्टोन ऑक्टामर ले लो, फिर से ये डीएनए आएगा, फिर से एक टर्न मारेगा, एक और हिस्टोन ऑक्टामर ले लो, फिर से एक टर्न। एक्चुअली ये टर्न एक नहीं है, ठीक है, दिस इज 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो है, ये फैक्ट आपके लिए ऑप्शनल है, ये आप याद रखें या ना रखें आपके ऊपर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, कि केवल आपके लिए जनरल नॉलेज, कि अब आपको कैसे समझाऊं मैं कि यहाँ एक टर्न है कि दो टर्न है, ना तो एक है ना तो दो है, 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये डीएनए है, और ये व्हाइट वाला जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और डीएनए इस तरीके से रैप उसके अराउंड हुआ, ठीक। तो डीएनए की फर्दर जो डीएनए है, डीएनए इसकी कॉइलिंग हुई, देन सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और सुपर कॉइलिंग हुई तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, नहीं, कॉइलिंग हुई है उसको क्रोमैटिन, डीएनए की कॉइलिंग हो गई इस तरीके से, इस तरीके से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। सुपर कॉइलिंग हो गई, सुपर कॉइलिंग,
तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। अभी हम माइटोसिस मियोसिस अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम्स, वैसे तो बता ही दिया मैंने कि सेल को डिवाइड करने के लिए जितना भी जो कुछ भी है उसको एक जगह लाना है फिर डिवाइड करना है। अब इतना इम्पोर्टेंस है क्या डीएनए, वाई डीएनए इज इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा सवाल है भाई, डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है, कुछ तो है। मैंने आपको बताया था ना सवाल कि मैं अभी डिस्कस करूंगा इसको कि डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट किया जा रहा है इसकी कॉइलिंग के लिए, सुपर कॉइलिंग के लिए, ताकि क्रोमोसोम्स बन पाए और फिर क्रोमोसोम्स को जो है सेल डिवीजन में इजीली जो है डिवाइड किया जाए। ऐसे ही क्यों नहीं डिवाइड कर दिया जाता, तो उसका आंसर ये है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको ये बात मैंने बड़ी इजीली कह दी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आप जब फर्दर स्टडी करेंगे ना तो आपको ये जानने को मिलेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको खोजने में कुछ दिन नहीं लगे थे, बहुत साल लगे थे। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट्स ने अपने पूरे लाइफ लगा दिया था तब पता कर पाए थे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नहीं तो लोग समझते थे कि ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन, क्योंकि क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना होता है, तो लोग ऐसा समझते थे कि दिस प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इट वाज डिस्कार्डेड एंड कंक्लूडेड, द कंक्लूजन वाज दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इसको लिख लिया होगा आपने। ये इरेज कर रहा हूँ डायग्राम। अब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब पूरी कहानी जो है कुछ देर तक इस डीएनए के इर्द गिर्द घूमेगी, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि डीएनए से क्रोमोसोम बना, फिर सेल डिवाइड हुआ, वो अलग पोर्शन होगा, वो सेल डिवीजन में चला जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, पहले ये जानिए। पहली पॉइंट, डीएनए हैज genes that carry genetic informations, info लिख रहा हूँ, informations from parents to the offsprings। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये पहला पॉइंट जो है ये आपको बता रहा है कि आपके माता पिता जैसे हैं आप भी कुछ उसी प्रकार के होंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा कि यहाँ डीएनए में क्या होता है कि कुछ जीन्स होती हैं। अभी जीन्स को भी मैं इलेबोरेट करूँगा अच्छे से, नए नए टर्म्स आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन आप बस समझने की कोशिश करिए कि डीएनए में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम जीन बोलते हैं। जीन्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन्स में वो एक ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुआ है, आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि आपके मम्मी का कुछ कैरेक्टर, आपके पापा का कुछ कैरेक्टर आपके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो किसके वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। इस बात को अगर और इलेबोरेट किया जाए तो जीन के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने बचपन से ये देखा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, सांप जैसा सांप जैसा आप लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा होगा। ठीक है, तो डीएनए का वो सेगमेंट,
जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा हो। समझने की कोशिश करना मेरी बात को। डीएनए का वो सेगमेंट दैट हैज जीन्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दैट इज गोइंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जीन। ठीक है, तो इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डीएनए जो होता है ना, ये कुछ प्रोटीन्स बनाता है। एक्चुअली डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए के पास उस प्रोटीन को, किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का एक मेथड होता है, कोडिंग होती है इसके पास। डीएनए जो है फाइनली कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जा करके, बीच में आरएनए भी बनेगा और बहुत सारा कुछ होगा, अंत में प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और ये प्रोटीन जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिनोटाइप। अब आप सोचोगे कि एक और नया वर्ड आ गया। अरे यार, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स, आप दिखते कैसे हो, ये प्रोटीन डिसाइड करेगी। और इस प्रोटीन को कौन बनाएगा? डीएनए। ठीक है, डीएनए बहुत लोग हेल्प करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का हेल्प लेकर के डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, जो आपके एक्सटर्नल फीचर्स को डिफाइन करती है। तो प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए का कोई एक सेगमेंट होता है। जैसे मान लो कि मैंने ये मार्क किया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट है। डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट है दैट कोड्स फॉर सिंगल प्रोटीन। द segment of DNA that codes for, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर रहा हूँ, ये that codes for a single protein is called a जीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जीन की दो डेफिनेशंस निकल के बाहर आती है। सबसे पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, जीन इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तभी ना उनका डीएनए अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपके अंदर भी वही प्रोटीन बनाएगा जो वो उनके अंदर बना रहा था। तो अब यहाँ प्रोटीन वाला फंक्शन इसके अंदर आ गया। क्या फंक्शन है? कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये पूरी डीएनए है। ठीक है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट दैट इज कोडिंग फॉर अ सिंगल प्रोटीन, दैट इज नोन एज जीन। हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ सिंगल जीन। ये पूरा क्या है? जीन है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ कि डीएनए जो है, डीएनए हैज जीन्स। जीन्स का मतलब क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका बड़ा सा डीएनए है, इसका ये छोटा सा जो है सेगमेंट, इसके पास रेसिपी लिखी हुई है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने का, जैसे मान लो सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो ये छोटा सा सेगमेंट क्या करेगा? सलाइवरी एमाइलेज को बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स को बनाने का लिखा हुआ है, कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पूरे डीएनए में कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा जगह होता है, कुछ ऐसा सेगमेंट होता है दैट कोड्स फॉर सिंगल प्रोटीन एंड दैट इज नोन एज जीन। बस आपको जीन का मतलब समझना है। जीन का मतलब, ये मैंने जीन जो लिख रखा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको डीएनए और जीन का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखिए बहुत ध्यान से,
मैं आपको यही सांप वाले मॉडल का हेल्प लेकर के बताऊंगा कि किस तरीके से आप डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड और एक दूसरा वाला स्ट्रैंड जो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो डीएनए का जो है ये डीएनए इज एंटी पैरेलल हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब समझ पाए एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? देखो, एक स्ट्रैंड ऐसे है तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। और हेलिकल का मतलब ऐसे जुड़ा, मतलब आपस में वुंडेड रहेगा। देख रहे हो, एक के ऊपर एक ऐसे, एक ऐसे गया है, दूसरा ऐसे ऐसे गया है, तो इट इज एंटी पैरेलल। यानी कि अगर इसका स्ट्रैंड्स का नोमेनक्लेचर करें तो दिस इज 3' एंड, दिस इज 5' एंड, दिस इज 5' एंड, एंड दिस इज 3' एंड। एक 3-5 है और एक 5-3 है, यानी कि एंटी पैरेलल। ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे। बात क्लियर हुई? एंटी पैरेलल है, हेलिकल स्ट्रक्चर। अब आपने अपने किताबों में ऐसा बना जरूर देखा होगा कि यहाँ डीएनए में कुछ ऐसे जो है लाइंस होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। इतना तो आप जानते ही हैं कि डीएनए दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, बड़ा सुंदर सा डायग्राम होता है डीएनए का। तो डीएनए का जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, कई लोगों का रोल है इसमें, जैसे रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस, जेम्स वॉटसन एंड वन मोर, हाँ, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डिस्कवरी किया। इन्होंने क्या क्या खोजा इन्होंने, मैं आपको बहुत छोटे से में बता रहा हूँ। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया था, डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल से इन्होंने डीएनए का एक फोटोग्राफ निकाला था थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जानना है इसके बारे में। और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि डीएनए इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसका 3 डायमेंशनल मॉडल भी इन्होंने प्रपोज किया था। तो इन लोगों को क्या मिला, इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, मैंने आपको बहुत छोटे से में बताया कि रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से डीएनए का पिक्चर निकाला था और उन्होंने कहा था कि डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। ठीक, केवल इतना बात इन्होंने कहा। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि डीएनए इज 3 डायमेंशनल, उसका 3 डायमेंशनल मॉडल उन्होंने बनाया। दे प्रपोज्ड 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए एंड दे गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, तो आप ये जल्दी से नोट करिए तो मैं आगे बढ़ूं, इसको इरेज करके। हो गया? चलिए देखो, एक बड़े स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको सिंपल बनाने के लिए हमें उसके यूनिट्स को पढ़ना होता है। तो डीएनए एक्चुअली है क्या? डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए बहुत लंबा है, बहुत लंबा पॉलीमर है। इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, वेरी लार्ज। इट इज एंटी पैरेलल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो आप समझ ही गए।
डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल और इसके यूनिट्स भी हैं कुछ। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड नामक कुछ यूनिट्स हैं जो मिल करके डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं मिल करके पूरे डीएनए स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, मैंने अभी तक बताया नहीं आपको मालूम होगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है शुगर। ठीक है, मैं शुगर को यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम स्पेस। शुगर। दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। ये छोटे छोटे सिमिलर यूनिट्स से मिलकर के बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। शुगर किस प्रकार का यहाँ पाया जाता है? देखिए, नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है ये एक तरह का पेंटोज शुगर है। क्या बता रहे हो सर, इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम, रटो मत बिल्कुल भी। पेंटोज का मतलब क्या होता है? 5, और रोज का मतलब 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला शुगर। तो कुछ ऐसा दिखने में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मैंने बना रखा है ये सब कार्बन है। अब आप कहोगे यहाँ तो 1 2 3 4 ही कार्बन है। होता क्या है ना कि एक कार्बन यहाँ रिंग के बाहर निकला होता है, ये 5वां कार्बन होता है। ठीक है, तो दिस इज पेंटोज शुगर। आप लोगों की किताब में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन डिटेल तो नहीं दिया है, केवल इतना बना है। आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि ये कार्बन चेन के बाहर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। क्या क्लियर हो रही है मेरी बात? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसको आप अभी केवल P से डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को आप P से डिनोट करेंगे। और नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो पढ़ लिए होंगे, वो आकर के बोलेंगे कि सर आपने यूरेसिल नहीं बताया। बच्चों, हम बात कर रहे हैं डीएनए का। डीएनए में सिर्फ 4, यही 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में दिस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें। बस जो मैं बताते जा रहा हूँ इसको नोट्स के फॉर्म में लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। वो कुछ यूनिट्स से मिलकर के बना है, एंड दैट यूनिट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दिस न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। शुगर इज पेंटोज शुगर,
ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। पेंटोज इसलिए इसका नाम पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, एक कार्बन चेन ये रिंग के बाहर होता है, ठीक है, तो वो आपको दिखाना नहीं है इसमें। और डीऑक्सीराइबोज का क्यों नाम पड़ा है ये भी बता ही देता हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि OH होना चाहिए, तो ये O यहाँ से हट जाता है, तो डीऑक्सी, अगर यहाँ OH होता तो ये राइबोज शुगर हो जाता, यहाँ से O हट गया तो डीऑक्सी हो गया और राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में से डीऑक्सी, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको नहीं जाना है, केवल आप याद रखिए ये पेंटोज शुगर है। फिर फॉस्फेट ग्रुप है, आप इसको P से डिनोट करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, इसके बारे में मैं आपको कुछ अच्छा बताने जा रहा हूँ। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो पहले आप थोड़ा सा इधर का नोट कर लीजिए, मैं इधर का मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं ये इरेज कर रहा हूँ। DNA बड़ा सुंदर लग रहा है, इसे रहने देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, पहली बार आप लोगों ने शायद सुना हो, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग, उन लोगों के लिए तो यूज टू हो गए होंगे वो लोग, जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लो। ये एडिनिन जो होता है इसको हम A से डिनोट करते हैं, एडेनिन को हम A से डिनोट करेंगे, गुआनिन को हम G से डिनोट करेंगे, थाइमिन को T से डिनोट करेंगे, साइटोसिन को C से डिनोट करेंगे। पहले तो यही बात जान लो, ठीक, पहले ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो वॉयलेट कलर का स्ट्रैंड मैंने 2 ठो बनाया है, दिस स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ दिस स्ट्रैंड, दिस ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। ये दोनों स्ट्रैंड आर मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बात क्लियर हुई? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन। और जो आप यहाँ बीच में देख रहे हैं ऐसे लाइन लाइन, ये लाइन ऐसे लाइन लाइन, ये सारी लाइंस क्या है बेटा, ये है आपकी नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। ये आपकी नाइट्रोजिनस बेसिस है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और ये जो है आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर बीच बीच में जुड़े हुए हैं, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस में कुछ बॉन्डिंग होती है, कुछ बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। वो बॉन्डिंग को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ए जो है इसका थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और सी जो है इसका गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है तो आप केवल इतना समझ सकते हैं कि एडेनिन बॉन्ड डबल बॉन्ड विद थाइमिन। ये डबल बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, एक और बात सुनो, आप एक और बात सुन लीजिए। ये एडेनिन और गुआनिन, इन दोनों को हम बोलते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, दीज आर प्यूरिन्स। तो एडेनिन और गुआनिन को हम बोलते हैं प्यूरिन, थाइमिन और साइटोसिन को हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स। बात क्लियर हुई?
थायमीन एंड साइटोसिन आर नोन एज पायरिमिडीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन आर नोन एज प्यूरिन्स। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यानी कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, थायमीन क्या है, पायरिमिडीन है, ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है। यानी कि अगर आप यहाँ नोटिस करें तो एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए जो है वो जी के साथ बॉन्ड बनाए, ए जो है या सी जो है वो टी के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मे बी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि अब जब आप इन डिटेल पढ़ेंगे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ATGC का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो तब आप समझ पाएंगे यहाँ पर। अभी इतना समझिए कि A जो है वो G के साथ, T जो है वो C के साथ बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा जो है डिफर हो जाता है, तो कभी छोटा पड़ जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो प्यूरिन अगर साथ में बॉन्ड बनाएंगे, जैसे अगर A और G अगर साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे कि यहाँ फिट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो T और C अगर बॉन्ड बनाएंगे आपस में तो इतने छोटे हो जाएंगे कि वहाँ पर एडजस्ट होने में उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो नेचर की ब्यूटी आप देखिए कि A जो है वो सिर्फ और सिर्फ T के साथ बॉन्ड बनाएगा, C जो है वो केवल और केवल G के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और A और T डबल बॉन्ड बनाएगा। दिस फिनोमिना ऑफ नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग इज नोन एज, कहाँ पे लिखूं, यहाँ छोटा सा नहीं, यही लिख देते हैं। दिस इज नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऊपर का थोड़ा सा इरेज करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं एक बार समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो वापस से जल्दी से समराइज कर लेते हैं इसको। DNA is made up of nucleotides. DNA is made up of nucleotides. Nucleotides are having three components. Sugar, phosphate and nitrogenous bases. शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर यहाँ कौन सा होता है, पेंटोज शुगर होता है। देखने में कैसा लगता है, देखो देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। फॉस्फेट को आप कैसे डिनोट करेंगे, पी से, केवल पी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर वैसे बताने का तो मन कर रहा है लेकिन आपके स्कोप के बाहर है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, देखो H कितने हैं, 3, P कितना है 1, O कितना है 1 2 3 4 H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। यही स्ट्रक्चर होता है, यही जो है फॉस्फेट बाइंड करता है। इसको आप केवल P से लिखेंगे, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। आप केवल इसको P से डिनोट करेंगे फॉस्फेट को। बात क्लियर हुई। नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपके 2 प्रकार के हैं। अब आप कहेंगे सर अब 4 प्रकार के आपने बताए थे, तो मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन्स 2 प्रकार के,
थाइमीन, साइटोसिन। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यूरिन में कहीं वाई है, वाई वाई, ये वाई वाई कहीं भी नहीं है ना। एडिनिन और ग्वानिन में भी वाई नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, पायरिमिडीन में वाई आ रहा है, थाइमीन में भी वाई आ रहा है, साइटोसिन में भी वाई आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, पायरिमिडीन्स, और एडिनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स। ऐसे याद रख लीजिए आप, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद रखा है, आप भी वैसे ही याद रखिए, वैसे आपको करते करते आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने समराइज कर दिया। बेस पेयरिंग रूल को मैं बता देता हूँ। ए डबल बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा सी के साथ। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो। अब आपको क्या समझना है, आपको ये चीज, अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि अब डीएनए के बारे में हम जो है 75% खत्म कर चुके हैं। अब हम डीएनए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम डीएनए को कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है। देखो ये शुगर जो है और ये फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ये डीएनए का जो ऐसे ये स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को बनाते हैं। और यहाँ क्या है, बीच में नाइट्रोजनस बेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके प्रेजेंट होता है। तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तो मैंने समराइज किया था। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाना होगा। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप शुगर ले लीजिए, किचन वाला नहीं, ये पेंटोज शुगर आपको लेना है, ठीक है। इस पॉइंट से इसके यहाँ पे फॉस्फेट को जोड़ दीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट से जो है नाइट्रोजीनस बेस को जोड़ना है, नाइट्रोजीनस बेस को जोड़ना है, ठीक। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, 5वां कार्बन क्या यहाँ लटकता रहेगा ऐसे? बताओ कोई, लटकता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कार्बन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कार्बन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी से फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि इतने डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। आपको इतने डिटेल में जाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फॉस्फेट को यहीं से जोड़िए, फॉस्फेट को यहीं से जोड़िए, ठीक है। तो दिस इज योर सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्या बात क्लियर हुई आपकी? अरे मतलब मेरी बात क्लियर हुई आपको, समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लो। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज पेंटोज, दिस इज नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस एंड दिस इज फॉस्फेट। आप नोट कर लीजिए इसको। तो फिर मैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका बना करके आपको दिखाऊं। क्या हो गया ये नोट? चलिए इरेज कर रहे हैं। देखो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझने के लिए, बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। पहली चीज न्यूक्लियोटाइड को दिमाग में रखना है कि न्यूक्लियोटाइड कैसा दिख रहा था। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि बैकबोन जो होगी, जो स्ट्रैंड्स दो होंगे, वो शुगर और फॉस्फेट के बने होंगे, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट के आपके 2 स्ट्रैंड्स बने होंगे। और तीसरी चीज, आप बेस पेयरिंग को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि बेस पेयरिंग कैसे होगी, बाकी अपने आप डीएनए बन जाएगा। हाँ, चौथी बात ये कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे, एंटी पैरेलल।
डीएनए इज एंटी पैरेलल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस बात को हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले हम एक सीधा स्ट्रैंड बनाएंगे, ये एक पेंटोज शुगर, इसके नीचे एक और पेंटोज शुगर, इसके नीचे एक और पेंटोज शुगर, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, जस्ट उल्टा, एक पेंटोज शुगर, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा पेंटोज शुगर। बात क्लियर हुई? क्या आपको समझ आ रहा है? अब जो है ये वाले पोजीशन पर फॉस्फेट ऐसे जुड़ता है और फिर यहाँ जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ता है फॉस्फेट, फिर ये वाले पोजीशन पे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। बीच में बेटा बहुत कुछ होता है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यही आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर ऐसे फॉस्फेट जुड़ा होता है, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नाइट्रोजनस बेसिस के लिए कंजर्व्ड रिजर्व्ड है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस की बॉन्डिंग्स होंगी, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब फॉस्फेट के अटैचमेंट में यूज होंगे, जैसे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट से एक फॉस्फेट निकलेगा तो इससे यहाँ जाके नहीं जुड़ेगा, इससे ये नीचे आके जुड़ेगा, ठीक है। ये आप अगर याद रखिए, ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है। ये आप याद रखिए या ना रखिए, आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर? चलो अब मैं एडेनिन को येलो कलर से दिखाऊंगा, गुआनिन को ऑरेंज कलर से, थाइमिन को ग्रीन कलर से और साइटोसिन को वायलेट कलर से, ठीक है। चलिए तब शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैं एडेनिन बना देता हूँ, एडेनिन, ठीक। फिर एक यहाँ गुआनिन बना देते हैं, ठीक, समझ गए। फिर यहाँ पर एक थाइमिन बना देते हैं, तो साइटोसिन की जगह नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, अब बताओ ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता था, अगर ये ए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, थाइमिन होगा, टी, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी। क्या क्लियर हो रही है बात आपको? जी के और सी के बीच में, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इज इट क्लियर? चलिए बनाते हैं। ए के सामने हमको टी बनाना है, ए के सामने टी बना दिया, ठीक है। फिर ये जी के सामने सी बनाना है, तो जी के सामने हम सी बना दिए, ठीक है। फिर टी के सामने क्या बनेगा, अब बताओ भाई, ए के सामने टी बना तो टी के सामने ए बनेगा, है ना, ए बन गया। अब बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से क्या होता है, बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आपको क्लियर हो पा रहा है? दिस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हालांकि आपके स्कोप के बाहर है अभी, ये स्ट्रक्चर आपके स्कोप के बाहर है, आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। दिस इज सपोज दिस, हाँ, दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, एंड दिस इज योर 3 प्राइम एंड, एंड दिस इज योर फॉस्फेट यहाँ रहेगा, दिस इज योर 5 प्राइम। बात समझ में आई आपके? देखो पोलैरिटी भी मैंने, देखो ये सीधा बनाया है, इसको जस्ट उल्टा बनाया है, तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, मैं ये इरेज कर दूँ, ये इरेज कर दूँ। डीएनए क्या है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देता हूँ। डीएनए क्या है भाई, डीएनए इज
एंटी पैरेलल हेलिक्स, एंटी पैरेलल हेलिक्स है, ठीक है। और क्या, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, ए, टी, जी, सी। उनके बीच की बेस पेयरिंग मैंने आपको बता दी कैसे होती है, कौन किसके साथ बाइंड करता है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। ये जो मैंने बना रखा है डॉटेड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से अगर आपको आप करना चाहते हैं, इसको अच्छे से आप नोट्स बना करके प्रिपेयर करिए। हालांकि ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।